एक धमाकेदार आवाज के साथ थाली नीचे गिरती है। रसोई से निकलता धुआं और रूपा देवी की चीखें पूरे घर में गूंज रही है। हे भगवान, ये क्या कर दिया तुमने अदिति? आज तो तुमने पूरा घर ही जला दिया। क्या मिलावट करती हो खाने में? मेरा बेटा इसलिए बाहर भागता रहता है। माँ जी, मैंने तो बस। चुप रहो, एक शब्द भी मत बोलना। बर्फ से पराठे बनाओगी तो यही होगा ना। 6 महीने पहले संजय के साथ अदिति का विवाह हुआ था। छोटे से शहर से आई अदिति रूपा के पुराने परिवार में समायोजित होने की कोशिश कर रही थी। संजय अक्सर काम से बाहर रहता, जिससे अदिति अकेली पड़ जाती थी। हर रात अदिति अपने कमरे में छिपकर रोती थी। माँ, आपकी बहुत याद आती है। यहाँ कोई मेरा अपना नहीं है। हर दिन एक नई परीक्षा जैसा लगता है। और पति, वो तो बस नाम के हैं। कभी समय ही नहीं मिलता उन्हें। तभी बाहर से आवाज आती है। अदिति, कहाँ मर गई हो? सुबह से आवाज लगा रही हूँ, कान में रुई डाल रखी है क्या? आई माँ जी, बस 2 मिनट। अदिति जल्दी से फोटो छिपाती है और आंसू पोंछकर बाहर निकलती है। रूपा रसोई में प्रवेश करती है और फ्रिज में आटे का पहाड़ देखकर गुस्से से लाल हो जाती है। हे भगवान, ये क्या बला है? अरे ओ, सुनते हो? जल्दी से इधर आओ। क्या तुम्हारे पीहर में आटे की फैक्ट्री थी जो यहाँ इतना सारा आटा गूंद दिया? कौन खाएगा इतना सारा? हम कोई सेना की टुकड़ी है क्या? माँ जी, वो मैंने सोचा कि समय बचेगा और आपको। बस कर, तुमने सोचा? तुमने कब से सोचना शुरू कर दिया? तुम्हें सोचने के लिए नहीं, काम करने के लिए लाए हैं। माँ जी, मैंने वो सोचा, मैंने ये सोचा। हर गलती पर यही रटरटाया जवाब। सोचना मेरा काम है, तुम्हारा नहीं। माँ जी, मेरी माँ हमेशा कहती थी, राधा आंटी भी कहती थी कि आटा गूंद कर रखने से। बस, एक शब्द और नहीं। मेरे कान में तेरी बुदबुदाहट कांटे की तरह चुभती है। और ये सुन ले, यहाँ तेरी माँ का राज नहीं है, न राधा आंटी का। यहाँ मेरा शासन है, मेरे घर में मेरे नियम, समझी? जी माँ जी। और हाँ, अगली बार अपने कमरे में छिपकर रोने की जरूरत नहीं है। मेरे बेटे से शादी की है तो जिम्मेदारियां भी निभानी होंगी। रोने धोने से घर नहीं चलता। रूपा की आवाज पूरे मोहल्ले में गूंज रही थी। पड़ोसी महेश तुरंत अपनी बालकनी से झांकता है और फिर आंगन में आ जाता है। अरे रूपा बहन, इतना शोर क्यों मचा रही हो? फिर से बहू पर टूट पड़ी हो? अरे पूरा मोहल्ला सुन रहा है तुम्हारी आवाज। महेश भाई, आप तो मेरे दुख को नहीं समझोगे। क्या कसूर था मेरा जो भगवान ने मुझे ऐसी बहू दे दी? देखिए तो, फ्रिज में इतना आटा ठूस दिया है कि मेरी दही मक्खन के लिए जगह ही नहीं बची, और ऊपर से मुझे ही सुनाती है। माँ जी, मैंने आपको कब सुनाया? मैंने तो बस आपको समझाने की कोशिश। चुप, एक शब्द और नहीं। देखा महेश भाई, अभी भी मुझे गलत ही ठहरा रही है। अरे भाई, नई नवेली बहू है, धीरे धीरे सीख जाएगी। हमारी रीमा तो कहती है कि अदिति बहुत अच्छी और समझदार है। पता है, कल ही वो कह रही थी कि अदिति ने उसे कितनी अच्छी चाय बनाना सिखाई है। धन्यवाद अंकल जी। हाँ हाँ, बाहर वालों के सामने तो परी ही बनकर रहती है ये, घर में आते ही असली रूप दिखाती है। आप नहीं जानते महेश भाई, आजकल की लड़कियां सब शॉर्टकट खोजती है। इन्हें घर चलाना ही कहाँ आता है। मेरी माँ कहती थी, आंखों का काजल तक बचा कर रखना चाहिए, और इन्हें देखो, आटे की बर्बादी। अरे बेटी, तुम चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। अरे रूपा बहन का स्वभाव ही ऐसा है, पर अंदर से बहुत अच्छी है। अदिति सिसकते हुए अपने कमरे की ओर चली जाती है। उसके कदमों में इतना दर्द है कि देखकर पत्थर भी पिघल जाए। वहाँ पहुँचते ही वो फूट फूट कर रोने लगती है। तभी उसका फोन बजता है। हेलो? हाँ हेलो। हाँ हेलो जान, कैसी हो? अरे मैं बहुत मिस कर रहा हूँ तुम्हें। संजय, मैं ठीक हूँ। क्या हुआ अदिति? अरे तुम रो क्यों रही हो? माँ ने फिर कुछ कहा है क्या? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, बस थोड़ी सी थकान है। आप कब तक आएंगे?
मुझे आपकी बहुत याद आती है। अरे मेरी जान, अभी 1 हफ्ता और लगेगा। देखो, तुम माँ का ध्यान रखना। तुम जानती हो ना, वो कितनी भावुक और संवेदनशील हैं। बस जल्दी उनके क्रोध से प्रभावित मत हो जाना। अरे वो अपनी बातों का बुरा नहीं मानती। हाँ, बहुत संवेदनशील है आपकी माँ, मेरी हर गलती की सजा देने में। काश आप एक दिन यहाँ होते और देखते कि मेरे साथ कैसा व्यवहार हो रहा है। अदिति, ये क्या कह रही हो तुम? माँ कभी गलत नहीं हो सकती। हाँ, आप ठीक कहते हैं, मैं ही हमेशा गलत होती हूँ। अब मुझे काम करना है, बाद में बात करते हैं। अदिति फोन रखकर तकिए में मुंह छिपाकर रोने लगती है। उसकी सिसकियों में उसका पूरा दर्द और अकेलापन झलकता है। अगले दिन दोपहर में अदिति अपनी पड़ोसन रीमा के साथ चाय पी रही होती है। अदिति, तो इतना परेशान क्यों रहती है? हर नई बहू को ऐसे ही समय लगता है। पता है रीमा, मैं कितनी भी कोशिश करूं, माँ जी को कुछ भी पसंद नहीं आता। कल रात मैंने पराठे बनाए थे, उन्होंने कहा रंगत अजीब है, जैसे बासी आटे के हों। अरे यार, सब ठीक हो जाएगा। चल, मैं तुझे एक ट्रिक बताती हूँ कि कैसे पराठे बिल्कुल ताज़ा और स्वादिष्ट बनाए जाते हैं। तभी रूपा घर लौटती है और रीमा को देखकर दिल मिला जाती है। अरे वाह, दोपहर का काम छोड़कर गपशप हो रही है, इसलिए घर का काम समय पर नहीं होता। नमस्ते आंटी जी, मैं बस अदिति से मिलने आई थी। हाँ हाँ, मिलना तो होगा ही। पता नहीं इसे क्या क्या सिखाती हो तुम। माँ जी, रीमा तो बस करो, जल्दी जाओ और शाम का खाना बनाओ। आज महेश भाई और उनकी पत्नी कामिनी आ रहे हैं। अदिति जैसे ही रसोई में जाती है, डर के मारे उसके हाथ कांपने लगते हैं। वो फ्रिज से आटा निकालती है और देखती है कि वो जम चुका है। समय कम था, इसलिए वो उसी आटे से पराठे बनाने लगती है। हे भगवान, आज तो माँ जी मुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगी। मेहमान आ रहे हैं और मेरे पास बर्फ जैसा आटा है। शाम होते ही महेश और कामिनी आ जाते हैं। सभी बैठक में बैठे बातें कर रहे होते हैं। अरे वाह रूपा बहन, आपकी बहू तो बहुत प्यारी है। अरे कितनी शर्मीली और संस्कारी है। हाँ, और इतनी सुंदर भी। संजय का तो नसीब ही खुल गया। हाँ, दिखने में तो ठीक है, पर घर का काम अभी बहुत कुछ सीखना है इसे। अदिति खाना लेकर आती है। पराठे की अजीब रंगत देखकर रूपा का चेहरा तनतना जाता है। ये क्या है? फिर वही बर्फ वाले पराठे। माँ जी, समय कम था, आटा जम गया था। अरे वाह, क्या स्वादिष्ट पराठे हैं। अदिति बेटी, तुमने तो कमाल कर दिया। इतना खस्ता और स्वादिष्ट पराठे मैंने कभी नहीं खाए। सच में रूपा, तुम्हारी बहू तो छुपी रुस्तम निकली। अगले दिन रूपा किचन में जाती है और अदिति को फिर से फ्रिज का जमा हुआ आटा निकालते देखती है। फिर वही हरकत, तुम जानबूझकर बर्फ वाले पराठे बनाती हो? नहीं माँ जी, मैं तो बस। क्या हो रहा है यहाँ? माँ फिर से अदिति पर चिल्ला रही हैं। बेटा, तू कब आया? तुझे तो परसों आना था ना। मैं सरप्राइज देना चाहता था, पर यहाँ तो पुरानी कहानी चल रही है। बेटा, तू नहीं जानता, ये तेरी बीवी हमेशा फ्रिज में आटा जमा देती है और फिर बर्फ के पराठे बनाती है। बर्फ के पराठे? ये क्या नई रेसिपी है? संजय, मैं समय बचाने के लिए आटा पहले से ही गूंद लेती हूँ। मुझे नहीं पता था कि फ्रिज में रखने से वो जम जाएगा और पराठे अजीब लगेंगे। माँ, इसमें अदिति की क्या गलती है? आपने उसे कभी सिखाया ही नहीं। तो अब मैं गलत हो गई? शादी के बाद से मैं गलत ही हो गई। जब से ये आई है, घर का माहौल ही बदल गया है। तभी दरवाजे पर दस्तक होती है। रीमा और कामिनी दोनों एक साथ आ जाती हैं। नमस्ते। अरे, हम सोच रहे थे कि आज सब मिलकर पिकनिक चले। महेश भी आ रहे हैं। हाँ, और अदिति के वो खास वाले पराठे भी चलेंगे। कल कितने टेस्टी थे। कौन से खास पराठे? अरे भाई, तुम्हारी पत्नी के बर्फ के पराठे इतने टेस्टी हैं कि मेरी पत्नी ने तो रात भर उसकी तारीफ की है। क्या मतलब आपको अदिति के पराठे पसंद आए? पसंद? हम तो दीवाने हो गए। हमारे मोहल्ले में इनकी चर्चा हो रही है।
रूपा ये सब सुनकर सकते में आ जाती है। वो अदिति की ओर देखती है जिसकी आंखों में अब भी आंसू है। सच में सबको अच्छे लगे बर्फ के पराठे। अरे रूपा बहन, हम तो सोच रहे थे कि क्यों न अदिति का एक छोटा सा स्टॉल लगाएं। बर्फ के पराठे एकदम नई डिश। वाह, ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। पर ये तो मेरी गलती थी। नहीं बेटी, ये गलती नहीं, एक नई खोज थी। और शायद मेरी भी गलती थी जो मैंने तुम्हें कभी प्यार से नहीं समझाया। रूपा अदिति को गले से लगा लेती है। सभी के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। चलो, आज से मैं तुम्हें रसोई के सारे गुर सिखाऊंगी और तुम मुझे सिखाओगी बर्फ के पराठे कैसे बनाते हैं। सच में माँ जी, आप नाराज नहीं हैं? नाराज? अरे बेटी, दुनिया तारीफ कर रही है मेरी बहू की, मैं क्यों नाराज रहूंगी। और सच कहूँ तो वो पराठे थे बहुत टेस्टी। पूरा परिवार हंसने लगता है। अदिति और रूपा का रिश्ता एक नई शुरुआत करता है, सिर्फ एक अनजाने से बने बर्फ के पराठे की वजह से। तो फिर तय रहा, आज से हमारे घर में बर्फ के पराठे स्पेशल डिश हैं। और मेरी बहू इस घर की स्पेशल बहू। धन्यवाद माँ जी, आज मुझे अपना पहला सच्चा परिवार मिला है। रूपा और अदिति का ये नया बंधन, जो एक छोटी सी गलतफहमी से शुरू हुआ था, अब एक मजबूत रिश्ते में बदल गया था और बर्फ के पराठे बन गए थे उनके परिवार की नई पहचान। कपिल और उसका दोस्त विशाल अपने गांव जाते हैं, जहां कपिल को एक लड़की पसंद आ जाती है और उसके बाद वो कपिल उस लड़की के लिए जान भी देने को तैयार हो जाता है। कुछ दिन बातचीत के बाद ही पूजा और कपिल की शादी करवा दी जाती है। बहू, तू तो बहुत संस्कारी है, इतनी जल्दी उठकर सारा काम निपटा दिया, क्या बात है? अरे माँ जी, वो क्या है ना, हमारे गांव में सूरज उगने से पहले ही सारे उठ जाते हैं और सारा काम निपटा लेते हैं, तो मेरी आदत है। मुझे भी शुरू से ऐसी ही बहू चाहिए थी। पूजा गांव की लड़की थी और पूजा ने कपिल के लिए अपने गांव जैसा तीखा खाना बना कर दिया था, पर कपिल को उसके हाथ का तीखा खाना बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। खाने को पूजा रसोई में ले जाकर वो खुद खा लेती है। ऐसे ही समय बीतता है और एक रोज सुषमा के घर उसकी पड़ोसिन का आना होता है। कैसी है सुषमा बहन? जब से तेरे बेटे की शादी हुई है तब से तो तूने घर आना ही छोड़ दिया और अपने बेटे की शादी की खुशी में तूने पार्टी भी नहीं दी। जरा मिलवा तो मुझे अपनी बहू से, मैं भी तो देखूं कैसी है तेरी बहू। अरे घर के कामों में मैं इतनी बिजी थी कि फुर्सत ही नहीं हुई। तेरी बहू गांव की है और गांव की लड़कियां होती भी तो संस्कारी हैं, घर को अच्छे से संभालने वाली, वरना आजकल की बहुएं तो अपनी धुन में ही रहती हैं और अपनी सास को तो कुछ समझती तक नहीं। पूजा सुषमा और कमला के लिए बिना कहे चाय बनाकर लेके आती है, पर सुषमा की पड़ोसन कमला पूजा को देखकर बोलती है, सुषमा बहन, तेरी बहू तो बहुत संस्कारी है, तेरे बिना बोले चाय बनाकर ले आई। हाँ बहन, शायद मैंने पिछले जन्म में अच्छे कर्म करे होंगे जो आज मुझे ऐसी बहू मिली है। बहुत ही संस्कारी और अच्छी बहू है। सुषमा और कमला दोनों चाय पीते पीते पूजा की तारीफ किए जा रहे थे और पूजा अपना काम निपटा कर अपने कमरे में चली जाती है। सुषमा बहन, मैं तो चली, घर जाकर खाना भी बनाना है। तू अपनी सेवा करवा अपनी बहू से, पता नहीं हमें कब सुख मिलेगा ऐसी संस्कारी बहू से सेवा करवाने का। माँ जी, शाम को बनाने के लिए सब्जी नहीं है, आप मार्केट जाकर सारा सामान ले आओ। बहू, तू मेरे साथ मार्केट चल, दोनों सामान ले आएंगे और तू भी थोड़ा घूम लियो। सुषमा अपनी बहू पूजा को पहली बार मार्केट साथ लेकर गई। जब पूजा शहर की मार्केट में लड़कियों और शहर की औरतों को देखती है तो पूजा मन में सोचती है, हे भगवान, ये शहर में लड़कियां ने मार्केट जाने के लिए भी कितना मेकअप कर रखा है, और ये सुंदर सूट तो हमारे गांव में शादी में पहन कर जाते हैं। मैं तो गांव की गवार लग रही हूँ। लगता है मुझे अब शहर में रह के शहर का रहन सहन सीखना पड़ेगा। अरे बहू, कहाँ खोई हुई है? कुछ लेना है क्या तुझे? अगर नहीं लेना तो चल घर। पूजा खाना बनाते बनाते सोच में पड़ जाती है। अच्छे अच्छे कपड़े और मेकअप के बारे में सोचने के चक्कर में खाना बिल्कुल फीका बना देती है। थोड़ी देर बाद ही कपिल ऑफिस से घर आता है। खाने के लिए पूजा को आवाज लगाता है, पूजा, खाना ले आओ, मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है। अब पूजा सबके लिए खाना लेकर आती है। पूजा और उसकी सुषमा और कपिल भी खाना खाने बैठ जाते हैं। कपिल मुंह में खाने का एक निवाला डालता है
पूजा की फीकी सब्जी खाकर कपिल को गुस्सा आता है। छी, ये क्या बनाया तुमने? अरे तुम गवार हो क्या एक नंबर की? अरे उबली हुई सब्जी कौन देता है खाने के लिए? तुम्हारा ध्यान कहाँ रहता है? बकरी चराने पे रहता है क्या तुम्हारा ध्यान? अरे कैसी औरत हो तुम? शादी के बाद एक दिन भी सही से खाना बना के नहीं खिला पा रही अपने ससुराल वालों को। कभी तुम्हारा खाना तीखा होता है, कभी कुछ ज्यादा नमकीन होता है, और कभी कभी फीका होता है, और कभी कभी उबला होता है। अरे तुम चाहती क्या हो? क्या चाहती क्या हो? बता तो हमें, क्या चाहती हो तुम? मुझे नहीं खाना तुम्हारे ये खाना, तुम ही खाओ। कपिल पूजा का हाथ का फीका और उबला हुआ खाना छोड़कर गुस्से में अपने कमरे में चले जाता है। तभी उसकी सास उसको समझाते हुए बोलती है, बहू, आज की सब्जी फीकी और उबली हुई लग रही है। आजकल कहाँ ध्यान रहने लगा है तेरा? बेचारा थका हुआ आया है और खाना भी नहीं खाया। कुछ नहीं माँ जी, वो मैं सब्जी में मिर्ची डालकर भूल गई होंगी और कपिल जी के लिए मैं दूसरी सब्जी बना कर लाती हूँ। कोई बात नहीं बहू, अब रहने दे। अब शायद ही वो खाना खाएगा, थक कर वो सो गया होगा। और आगे से ध्यान रखियो। पूजा की उबली हुई सब्जी को देखकर सुषमा समझाने लगती है और पूजा को अंदर ही अंदर गुस्सा आता है। पूजा रसोई में जाकर गुस्से में बड़बड़ाने लगती है और जोर जोर से बर्तन फेंक कर काम करने लगती है। मुझे ये सब लोग गांव की गवार लड़की समझकर नौकरानी बना रखा है इन लोगों ने। खुद पर तो कभी ध्यान ही नहीं दिया मैंने। अब से मैं भी शहर की लड़कियों की तरह सज धस के रहूंगी। आखिर मैं भी तो इस घर में नई बहू हूँ। अरे आज इतना समय हो गया और अभी तक बहू चाय नहीं लाई। लगता है अभी तक सो रही होगी। अभी जाके उठाती हूँ। सुषमा पूजा को उठाने के लिए उसके कमरे में जाती है तो देखती है कपिल सुबह जल्दी ही ऑफिस चला जाता है और पूजा सो नहीं रही थी, बल्कि सारा काम छोड़कर नई सी साड़ी पहनकर मेकअप कर रही होती है। सुषमा पूजा को मेकअप करती देखकर पूजा से बोलती है, अरे बहू, आज तू कहीं जा रही है क्या, जो इतनी सुबह तैयार हो गई और इतना मेकअप करके? नहीं माँ जी, मैं इस घर की नई बहू हूँ, तो क्या मेरा हक नहीं है कि मैं सज धस के रहूं या मेकअप करके रहूं? नहीं बहू, ऐसी बात नहीं है। तू क्या बोले जा रही है? पूजा मेकअप करके रसोई में काम करने के लिए जाती है। बर्तन देखकर पानी से बचने के चक्कर में बाहर से राख लेकर आती है। अरे ये तो बर्तन बहुत सारे हैं, पानी से धोने में तो मेरे कपड़े गंदे हो जाएंगे और समय भी बहुत लग जाएगा। साबुन और पानी का इस्तेमाल ना करके इससे अच्छे से साफ कर देती हूँ और जल्दी से साफ भी हो जाएंगे बर्तन। पूजा रसोई में सारे बर्तन धोकर अपने कमरे में चली जाती है। थोड़ी देर बाद सुषमा मार्केट से सूट लेकर आती है और पूजा को सूट देने के लिए आवाज लगाकर बुलाती है, बहू जरा बाहर आ, मैं तेरे लिए कुछ लाई हूँ। जरा देख तो मैं क्या लेकर आई हूँ। बहू, मैं तेरे लिए ये सूट लाई हूँ, तेरे ऊपर बहुत सुंदर लगेगा। माँ जी, ये इतना बुरा सूट मैं पहनूंगी? और ये सूट नहीं, चद्दर का कपड़ा लग रहा है। माँ जी, आप ही पहनिए ऐसा सूट, मैं नहीं पहन पाऊंगी चद्दर का सूट। पूजा सुषमा का सूट नापसंद करके अपने कमरे में चली जाती है। शाम के समय जब सुषमा पूजा से बोलती है, बहू शाम होने को आई है, कपिल भी आने वाला होगा ऑफिस से, जाके खाना बना ले। अरे माँ जी, मेरे पास बिल्कुल समय नहीं है खाना बनाने का, आप खुद बना लीजिए, मुझे ब्यूटी पार्लर जाना है। अभी शहर आए हफ्ता भर भी नहीं हुआ और देखो महारानी के नखरे शुरू हो गए। बस करिए माँ जी, मेरे पास आपसे बहस करने के लिए बिल्कुल समय नहीं है। आपका क्या है, आपने तो मुझे नौकरानी समझ रखा है। पूजा सुषमा को सुनाकर ब्यूटी पार्लर चली जाती है। सुषमा सबके लिए खाना बना रही होती है। तभी कपिल ऑफिस से घर आता है तो देखता है कि पूजा की जगह उसकी माँ खाना बना रही है। तभी कपिल अपनी माँ से बोलता है, माँ, खाना आप बना रही हो? पूजा कहाँ है? बेटा वो तो पार्लर गई है। क्यों, क्या हुआ? क्या? आने दो माँ इसे आज, इसे तो आज मैं बताता हूँ सही से। कपिल अपनी माँ को खाना बनाते देखकर आग बबूला हो जाता है। थोड़ी देर बाद ही जब पूजा ब्यूटी पार्लर से आ जाती है, कपिल पूजा को सुनाने लग जाता है, पूजा ये क्या है? मैंने तुमसे शादी की थी ताकि तुम यहाँ आकर मेरी माँ का ध्यान रखो, इसलिए मैंने शहर में शादी ना करके गाँव में की। शहर की लड़की लाता तो फैशन करती, नौकरी करती और मेरी माँ को घर में दिक्कतें होती, काम करना पड़ता। इसलिए मैं तुम्हें लाया गाँव की गवार को। सोचा था तुम गाँव की बहुत भोली भाली सीधी सादी लड़की हो, लेकिन मैं गलत था। मुझे नहीं पता था कि तुम एक नंबर की चंटो चंट। कपिल जी, मैं आपके घर की नौकरानी नहीं हूँ जो सारा दिन काम करती रहूंगी। सुषमा और कपिल पूजा को गांव की भोली भाली लड़की समझते थे, पर दोनों की गलतफहमी थी। पूजा गांव की शातिर बहू जो निकली।